स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का जो क्लास रहेगा वो हिंदी का क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का महा मैराथन क्लास रहेगा। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि हिंदी का जो काव्य खंड है वो एक क्लास में पूरा कर दिया जाए, क्योंकि समय कम है, आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। जैसे उत्पाद सिपाही है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, झारखंड पुलिस है, तीनों का सेम सिलेबस है दोस्तों हिंदी का। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो तीनों में ये हिंदी आपका काम आने वाला है। और फिर जो अदर एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत सारे इसके कहानी या काव्य लिए जाते हैं कुछ कुछ। तो आप लोगों के डिमांड को पूरा करते हुए आज हमने हिंदी का जो क्षितिज भाग 2 काव्य खंड है उसका महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। आज एक क्लास में हम लोग पूरे काव्य खंड को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर महा मैराथन क्लास होगा आपका MCQ का। फिर MCQ क्लास करेंगे, एक क्लास में पूरा हो जाएगा आप लोगों का। इसी तरह हम लोग 3 महा मैराथन क्लास हिंदी का करेंगे और हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा और आप लोग आराम से आप लोग की हिंदी की तैयारी हो जाएगी। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों ये बता देना चाहते हैं कि हमने इससे पहले 2 क्लास हिंदी का ले चुके हैं। जैसे आपका पद जो सूरदास का है, उधो तुम हो अति बड़भागी, वो मैंने करा दिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है और कविता के भावार्थ को भी अच्छे से समझा दिया है। और दूसरा क्लास हमने लिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास की लिखी हुई है। इसको भी हमने अच्छे से पूरे कविता को पढ़ के, काव्य खंड को पढ़ के उसके शब्दार्थ को, उसके भावार्थ को समझाया है और उससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं MCQ के माध्यम से हमने उसको भी करवा दिया है। ये 2 क्लास पहले हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार महा मैराथन से जुड़ रहे हैं, तो वे लोग जाके क्लास को देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे हमारे YouTube चैनल पे। और जो लोग देख चुके हैं वो अपना सवैया से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का जो क्लास होगा सवैया कवि देव का जो लिखा हुआ है उनके द्वारा यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये 2 क्लास हमने पहले ले चुका है। और आप लोग जो भी देखना चाहते हैं वो YouTube में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है हिंदी का, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलेबस हमारा हिंदी का क्या क्या है। पद आपका सूरदास का है, उधो अति हो तुम हो अति बड़भागी। दूसरा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास का लिखा हुआ है। फिर है सवैया का है, देव का लिखा हुआ है। आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद का। उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा हुआ है। यह दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन का है, इनका भी हम लोग करेंगे आज ही। छाया मत छूना गिरिराज कुमार माथुर का है, ये भी हम लोग आज करेंगे। इस महा मैराथन क्लास में दोस्तों सवैया से शुरू होकर आपका चलेगा कन्यादान जो है ऋतुराज का, ये भी हम लोग करेंगे। और संगतकार मंगलेश डबराल है, यहाँ तक हम लोग आज के महा मैराथन क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो भाग है दोस्तों क्षितिज भाग 2 गद खंड में आपका है नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर है लखनवी अंदाज यशपाल। ये जो क्षितिज भाग 2 का गद खंड है इसे हम लोग दूसरे महा मैराथन क्लास में पूरा करेंगे। 3 क्लास हिंदी का चलेगा दोस्तों महा मैराथन और आपके सिलेबस पूरे हो जाएंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हिंदी के आएंगे 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे और पूरी तरह से आपके जो मार्क्स होंगे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपके जो मेरिट में है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर हिंदी किसी ने अच्छे से कर लिया तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपके स्कोरिंग अच्छे आएंगे। इतना पढ़ लिए, क्योंकि ये सिलेबस आपका दिया हुआ सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानवीय करुण की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी का। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति, भनन आनंद कौशल्यायन, इनका हम लोग एक क्लास में देखेंगे महा मैराथन में। कोशिश करेंगे कि महा मैराथन में ये पूरा क्लास पूरा हो जाए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सारा सिलेबस है, सिर्फ हिंदी नहीं है, आपको अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट को पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को।
आज का क्लास शुरू होगा दोस्तों सवैया कवित से, जो देव का लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर 3 है, ये आपका जो है चैप्टर 3 है। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। पहला पार्ट हम लोगों ने सूरदास का पढ़ा है, उधो तुम हो अति बड़भागी, और दूसरा हमने पढ़ा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे सवैया, जो देव जी का लिखा हुआ है। चलिए, इससे पहले हम लोग कविता को पढ़ने से पहले हम लोग जो कवि परिचय है, उसकी जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, इसमें हम लोगों को पीएचडी नहीं करना है। हम लोगों को बस अपने सिलेबस को पूरा करना है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। उसी नीयत से, उसी व्यू से हम लोगों ने इसको पढ़ाने की कोशिश की है कि पढ़ना उतना ही है जितना हमारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो हम लोग जो सवैया हैं, उन जो कवि हैं, उनके देव जी, उनके जीवन के संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे, जीवन परिचय को पढ़ेंगे। कवि परिचय में देव का है। देव जी का जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है कि देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे हुआ था, तो इटावा में हुआ था। और ईस्वी कब हुई थी, तो 1673 ईस्वी में। यहाँ से आपके प्रश्न एनी हाउ बनते हैं। एक प्रश्न, उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछता है, क्योंकि देव सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है तो पूरा नाम पूछ सकता है। तो पूरा नाम उनका है देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। इनकी कविता इतनी अच्छी लगती थी कि उनके जो आश्रयदाता थे, जो उनको आश्रय देते थे देव जी को, भोगीलाल, उन्होंने क्या किया, उनकी कविता से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, 52 से 72 तक मानी जाती है। यहाँ से आपके एक प्रश्न बनने के चांसेस है कि 52 से 72 तक कितने काव्य ग्रंथों की रचना की, तो 52 से 72 तक। अब उनके नाम क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। उनमें से राम विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है कि भाव विलास किसकी रचना है, तो आप दे सकते हैं कि देव की है। भवानी विलास दे सकता है, काव्य रसायन दे सकता है। तो आप इन सब से यहाँ प्रश्न बनने के चांसेस है। फिर उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई, मृत्यु दे सकता है। मृत्यु कब हुई थी, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं 1 नंबर के। आगे देखते हैं। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। कौन से काल के हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन से काल के हैं। रीति काल के हैं देव। कौन से काल के कवि, रीति काल के। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था, इस कारण इनमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देव की जो कविता है उसमें किस बात का चित्रण अधिक हुआ है, तो किस बात का हुआ, दरबारी संस्कृति का, क्योंकि दरबारों में रहते थे, आश्रयदाताओं के बीच में रहते थे। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। काव्य की विशेषता पूछा जा सकता है, तो काव्य की विशेषता में होगा, उसमें श्रृंगारिकता है और अलंकारिकता है। अलंकार से भरा हुआ है, श्रृंगार से भरा हुआ है। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि देव जी का जो जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं, 52 से 72 तक लिखे हैं। और फिर प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, और उसके जो कवि हैं वो किस काल के हैं, तो रीति काल के हैं। फिर इसकी कविता में किसका चित्रण हुआ है, तो दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है। और इसकी कविता में किस बात की प्रमुखता है, ये विशेषताएं हैं, तो हम कहेंगे अलंकारिकता है और श्रृंगारिकता है। ये कुछ खास पॉइंट थे देव जी के बारे में, उसके जीवन परिचय से। तो इसको जानना, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, इससे अलग कुछ भी प्रश्न इसके जीवन परिचय से नहीं आएंगे। जितना मैंने पॉइंट को नोट डाउन किया है, बस उससे ही प्रश्न बनेंगे। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते, याद रखते, तो प्रश्न आपके छूटेंगे एक भी नहीं। चलिए अब देखते हैं देव साहब की जो कविता है सवैया, उससे संबंधित जो पद दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और उनके भावार्थ को समझते हैं।
पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचन जुन्हाई, जय जाग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। देखिए इसमें देव साहब ने कविता के माध्यम से क्या कहा है। इसमें दूल्हे के रूप में सुसज्जित कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो दूल्हे के रूप में जो सुसज्जित है कृष्ण, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया इस कविता में, सवैया में। देव साहब कह रहे हैं कविता के माध्यम से, कृष्ण के पाँवों में नुपुर तथा कमर में घुंघरू बज रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वनमाला और माथे पर मुकुट सुशोभित है। उनके नेत्र बड़े हैं। मतलब जो कृष्ण जी हैं उसके रूप को वो बखान कर रहे हैं कि किस तरह से उनका रूप जो है मनमोहक है, उसके बारे में बता रहे हैं कविता के माध्यम से। जैसे एक दूल्हा सुसज्जित रहता है उस तरह से हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उसका सौंदर्य उसी तरह से है। उनके नेत्र जो हैं बड़े तथा चंचल हैं, मुख पर मद मुस्कान है। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि जो कृष्ण भगवान थे वो हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। उनका अगर कहीं भी आप लोगों ने महाभारत देखा है या फिर गीता संदेश सुना है तो वहाँ आप देखिएगा कि वो हर वक्त चाहे युद्ध में हो चाहे जहाँ भी हो, उनके चेहरे पे हमेशा एक मंद मुस्कान रहती थी। इसकी खासियत है, कृष्ण की खासियत है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। इस प्रकार वे इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभायान है। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाह रही हूँ कि जो लोग भी पहला जो है आपका पदभाग जो सूरदास का है, उधो तुम हो अति बड़भागी, और दूसरा जो आपका पदभाग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, वो जाकर देख लें और वहाँ से पढ़ लें। क्योंकि अभी जो हमने शुरू किया है वो हम लोग 2 चैप्टर को छोड़ के तीसरा चैप्टर से शुरू किया, क्योंकि इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा लिंक के माध्यम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कविता। ये देव साहब का ही लिखा हुआ है। इसके बोल देखिए आपके किस तरह से शुरू हो रहे हैं। डार द्रुम पलना बिछौना 9 पल्लों के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे ककी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी है, मदन मही जू को बालक बसंत ताही है, पर ताही जगावत गुलाब चटकारी है, फटिक सिलानी सो सुधार योद सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फर्सबंद, तारा सी तरुणी तामे ढाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कविता है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दो वाक्य आपको दे दिया जाएगा, 2 पद दे दिया जाएगा, ये 1 पद दे दिया जाएगा और कहेगा ये किस कविता से लिया गया है, सवैया से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, या फिर उधो तुम हो अति बड़भागी से। तो आप अगर पढ़े रहेंगे कविता को तो कहीं ना कहीं आपको उस समय याद आएगा कि आप किस कविता से ये पंक्ति लिया गया, समझ में आ जाएगा आराम से। इसको रटना नहीं है, बस 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 भी हिंदी का नहीं छूटना है दोस्तों। ये बहुत ही हिंदी का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो ये आपका ईजी पोर्शन है, आपका नंबर लाने का, मार्क्स उठाने का। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरे सिलेबस को। यहाँ हम लोगों ने पहले कविता का पाठ किया, अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझेंगे कि देव साहब ने इस कविता में क्या भाव को व्यक्त किया है। देखिए पहले कविता में बसंत ऋतु को एक बालक की तरह प्रस्तुत किया गया है। उसके लिए प्रकृति ने मानव वृक्ष और लताओं का बिछौना बिछा दिया है। क्या कहा है कि बसंत ऋतु क्या है, एक बालक की तरह है, और उसके लिए जो प्रकृति ने है वृक्ष और लताओं का बिछौना बिछा दिया। क्योंकि बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली रहती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। सुमन के गुच्छ मानो उसका झिंगूला है, जो फूल पौधे हैं वो इसका क्या है, बसंत ऋतु का झिंगोला है।
उसे दुलारने के लिए कभी पवन झूला झुलाता है तो कभी मोर, तोता, कोयल आदि उसे गुदगुदाते हैं। कहा जा रहा है कि बसंत ऋतु में क्या है, पवन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहता है। बसंत ऋतु ऐसा होता है दोस्तों कि जो हवाएं होती हैं, पवन जो होती हैं, बहुत ही मंद गति से चलती हैं और जैसे लगता है कि झूला झुला रहा है डालियों को। कभी मोर नाचता है, तोता, कोयल आदि उसे क्या करते हैं, अपने सुरीली आवाज़ से गुदगुदाते हैं। कंजकली की लताएं मानो नायिका की साड़ी हैं। कंजकली की जो लताएं हैं बहुत अच्छे से फैल जाती हैं, जैसे लगता है कि एक नायिका ने साड़ी पहनी हो, जिसमें लिपट कर वह पराग के कण लुटा रही है। कामदेव के इस बालक बसंत को रिझाने के लिए गुलाब का फूल, यहाँ क्या कह रहा है कि कामदेव के इस बालक बसंत को रिझाने के लिए जो बसंत ऋतु है उसे एक बालक के रूप में दिखाया गया है। और वो किसका बालक है, कामदेव का बालक है। को रिझाने के लिए, मैंने आकर्षित करने के लिए गुलाब का फूल क्या कर रहा है, हर रोज़ चुटकी बजाता है। मतलब बहुत अच्छे ढंग से गुलाब की फूल इस समय खिलते हैं, बहुत खेती इसकी अच्छी होती है। मतलब आप जो कवि हैं उसका समझाने का, कहने का ये तरीका है कि जब बसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। जितने भी पक्षी हैं, मोर, तोता, कोयल बहुत ही अच्छे अंदाज में, एक मस्त अंदाज में अपने आवाज़ से लोगों को गुदगुदाते हैं और चारों तरफ क्या होता है, फूल खिल जाते हैं। और जो गुलाब का फूल है वो इस मौसम का ही बहुत अच्छा फूल है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये फूल खिलते हैं। दूसरे कविता में चांदनी के रूपहले प्रकाश का अत्यंत मनोरम वर्णन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि जो दूसरे कविता में है, चांदनी के रूपहले प्रकाश का अत्यंत जो है मनोरम वर्णन है। चांदनी जो है धरती पर इस तरह फैल गई है मानो स्फटिक शिलाओं से कोई सुंदर महल बना हो। चांदनी जो कैसी होती है, दुधिया कलर की होती, सफ़ेद होती है, उसी तरह फैली हुई है जैसे स्फटिक शिलाओं से क्या है, कोई सुंदर महल बना हो। इस कविता में देव साहब ने चांदनी का जो है मनोरम दृश्य उसको बयान किया है कि चांदनी जब रात होती है तो समुद्र का जल कैसा लगता है, दही के समान दिखने लगता है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है कि चांदनी रात में जो है वो समुद्र किस तरह से दिखता है। समुद्र का जल तो दही के समान दिखता है। अभी हम लोगों ने दोस्तों जो पद का भाग है, क्षितिज भाग 2 का, वो तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, सवैया, जो देव साहब का लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आत्मकथ्य, चौथा चैप्टर है ये, पाठ 14 है। ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे और जीवन परिचय को भी समझेंगे। जयशंकर जो प्रसाद जी हैं उनके कवि जीवन परिचय को समझेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है उसको भी हम लोग देखेंगे। आत्मकथ्य जो पद भाग है कविता, वो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद से जो जीवनी है उसके जीवनी को पढ़ेंगे, जीवन परिचय को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1889 में वाराणसी में हुआ था। बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर कवि परिचय से प्रश्न पूछा जाएगा तो उनके जन्म से ज़रूर पूछा जाएगा कि कब हुआ था। तो 1889 में जयशंकर प्रसाद का हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो संस्कृत, हिंदी और फारसी सभी का अध्ययन किए थे। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वो किस प्रकार के कवि थे। देखिए हर कवि अलग अलग हैं, आप देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने देव साहब के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार के कवि थे, उसकी कविता में किस प्रकार की खासियत थी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में किस प्रकार की खासियत है। तो छायावादी कवि थे वो, और उनका निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन रहे हैं कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस प्रकार के कवि थे, उसकी कविता में किस प्रकार की खासियत थी और उनका निधन कब हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। प्रमुख काव्य कृति से भी प्रश्न बनते ही हैं, एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं वो चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामयानी है। प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि कामयानी जो है
वो किसकी लिखी हुई कविता है, किसके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो वहाँ पे आपको मिलान करने के लिए भी दे देगा, बहुत सारे दूसरे जो कवि हैं उनकी कृतियाँ दे देंगी और मिलाने के लिए दे देगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद रखेंगे, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, कहीं से भी क्वेश्चन देगा आराम से इसको कर लेंगे। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कामयानी पर उन्हें मंगला प्रसाद जो है पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कवि तो थे ही, वो लेखक भी थे, कहानी भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। वो कवि के साथ साथ लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और कहानी संग्रह भी लिखा। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं दोस्तों कि इरावती क्या है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, इस तरह से दे सकते हैं, या नाटक है। तो इसको याद रखना, इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। प्रसाद का जो साहित्य जीवन की कोमलता है, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो उनके जो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कविता है, उसमें उनकी जो दर्शन झलकता है। और इतिहास से भी रुचि रहने के कारण उन्होंने बहुत सारे जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनको बारे में लिखा है। इससे उनकी इतिहास और दर्शन की रुचि झलकती है। चलिए उनकी जो लिखी हुई कविता है उनको देखते हैं, उनका वाचन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम उनके भावार्थ को समझेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ जो कविता है आत्मकथ्य, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके बाद भावार्थ को भी समझेंगे। ये महामैराथन क्लास है दोस्तों, इसमें आपके सारे जो पद भाग हैं, क्षितिज भाग 2 का सारा आज पूरा किया जाएगा और भावार्थ को भी समझाया जाएगा। और नेक्स्ट जो महामैराथन क्लास होगा उसमें इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे सारे चैप्टर से, वो सारे को पूरा किया जाएगा। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह परवचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कैया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पाथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो हम लोगों ने अभी देखा जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ कविता जो है उनको पढ़ा, आत्मकथ्या जो इसकी कविता का टॉपिक है उसको हम लोगों ने देखा, पढ़ा। अब हम इनके भावार्थ को समझेंगे। आत्मकथ्य का कविता का जो भावार्थ है दोस्तों, देखिए किस तरह से शुरू हो रहा है। आत्मकथ्य जो कविता है वो तो आप लोग जान रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। इसे जयशंकर प्रसाद जी ने 1932 में हंस नामक पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था। लेखक के मित्रों ने उसे आत्मकथा लिखने का निवेदन भी किया था। उसी निवेदन के उत्तर में प्रसाद ने यह कविता लिखी थी। यह आत्मकथा किस प्रकार लिखी गई है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ लोगों ने उससे निवेदन किया था कि वो आत्मकथा लिखे, तो उसी के
उत्तर में जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता लिखी थी। कवि कहता है, यह संसार क्या है, नश्वर है, माने मिट जाने वाला है। नश्वर का अर्थ होता है दोस्तों जो मिट जाए। हर जीवन एक दिन मुरझाई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है। क्या होता है कि बोल रहे हैं कि जीवन क्या है, एक मुरझाई हुई पत्ती जैसा झड़कर क्या होता है, एक दिन गिर जाता है। यानी जीवन का अंत होना अनिवार्य है। एक जो भी इस दुनिया में आया है वो एक दिन इस दुनिया से जाएगा। कवि का यही कहना है कि जीवन क्या है, एक दिन मुरझाई हुई पत्ती के समान झड़कर गिर जाता है। इस अनंत संसार में जितने जीवन है उतनी ही उनकी कहानियाँ हैं। बोल रहा है जो ना मिटने वाला संसार है, जो दुनिया है, उसमें जितनी जिंदगियां हैं उतनी ही कहानियां हैं। बिल्कुल हर व्यक्ति से संबंधित एक कहानी होती है। सबके जीवन दुख से भरे हैं। कवि का कहना है कि हर एक व्यक्ति का क्या है, जिंदगी दुख से भरा हुआ है। हर आत्मकथा वाचक अपनी कहानी सुनाकर मानो स्वयं पर ही व्यंग करता प्रतीत होता है। अगर हम अपनी आत्मकथा लिखें, हर एक आदमी जो अपनी आत्मकथा लिखता है उसके बारे में कह रहे हैं कि मानो वो अपनी कहानी सुनाकर क्या कर रहा है, खुद पे व्यंग कर रहा है, खुद पे व्यंग करता हुआ प्रतीत होता है, खुद पे व्यंग करता हुआ मालूम होता है। तब मैं अपनी जीवन कथा कैसे कहूँ? जब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर आत्मकथा कहने वाला, लिखने वाला लगता है जैसे स्वयं पर ही व्यंग कर रहा है, तो मैं अपनी जीवन कथा कैसे कहूँ? उसमें दुर्बलताएं ही दुर्बलताएं हैं, कमज़ोरियाँ ही कमज़ोरियाँ हैं, यहाँ तक कि मेरी जीवन गगरी खाली है। यानी मेरी ज़िंदगी की जो गगरी है वो क्या है, खाली है। यानी उसका ज़िंदगी का जो पूरा ज़िंदगी है, जीवन का सफ़र, वो क्या है, एकदम बिल्कुल खाली है। कवि को लगता है कि यदि उसने सच बोलना शुरू कर दिया तो मित्रजन ही स्वयं को अपराधी और दोषी मानने लगेंगे। कवि कह रहे हैं कि अगर मैंने सच्चाई बता दी और सच बोलना शुरू कर दिया तो जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा हैं, वो क्या कहेंगे, मुझे ही अपराधी मान लेंगे और मुझे ही दोष देना शुरू करने लगेंगे। यानी कहेंगे कि तुम ही अपने जीवन के लिए अपराधी हो और तुम ही खुद अपने स्थिति के लिए दोषी हो। कवि ने सदा सरलता का जीवन जिया। कवि कैसा जीवन जिए हैं? अब एकदम सादा जीवन जिए हैं। आज यदि वह आत्मकथा लिखेगा तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी उसकी कवि की है, जिस प्रकार कवि ने ज़िंदगी जी है, वो बहुत ही सादा है, बहुत ही सरल है। और अगर वो इस तरह अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो लोग क्या करेंगे कि उसकी सरलता का, उसकी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कवि को लग रहा है। वह अपनी भूलें और मित्रों से खाए धोखों के बारे में क्या लिखे? कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भूल की है और मित्र से जो धोखे खाए हैं उसके बारे में वो क्या लिखेगा? अगर ऐसा लिखता है तो मित्र भी क्या हो जाएंगे, उसके फिर से दुश्मन हो जाएंगे। वो इसी के बारे में कह रहा है कि मैं अपनी आत्मकथा क्या लिखूं, अपनी भूलों को क्या लिखूं और मित्रों से खाए हुए धोखे के बारे में क्या लिखूं। उसने जीवन में प्रेम के जो उजले क्षण जिए हैं उनके बारे में कैसे लिखे? कह रहे हैं कि उसके जीवन में भी प्रेम आया और वो जो प्रेम था उसका बहुत ही खूबसूरत पल था, खूबसूरत पल जो जिए हैं उसके बारे में वो कैसे कुछ लिखेगा? वह अपने प्रिय को कभी पा ना सका। वह अपने जो उसका प्रिय था, जो सबसे प्यारा था उसके जीवन में, वो उसे कभी भी नहीं पा सका। उसका प्रेम सदा मिलते मिलते रह गया। वो जिससे प्रेम कर रहे थे वो प्रेम उसको मिला नहीं और मिलते मिलते क्या हुआ, वो रह गया। आखिर में उसे प्रेम नहीं मिला तो उसके बारे में वो क्या लिखेंगे? अगर आत्मकथा लिख रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी के बारे में उसको लिखनी पड़ेगी। जो बहुत सारी बातें उन्होंने इस कविता में कही हैं कि उसको वो क्या लिखे जिस प्रेम को वो पा न सके। आज तक उसकी वे अधूरी प्रेम स्मृतियाँ उसके जीवन को चला रही हैं। कवि का कहना है कि प्रेम भले ना मिला हो लेकिन उसकी अधूरी जो प्रेम की याददाश्त है, जो मेमोरी है, जो उसकी स्मृतियाँ हैं, उसी के आधार पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उसी के आधार पे उसकी ज़िंदगी चल रही है, उन्हीं के आधार पर वह जीवित हैं। अतः वह आत्मकथा लिखकर उन भूली हुई यादों को फिर से क्यों उधेड़े। कहने कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो जो मैं भूल गया हूँ, जो कड़वी यादें हैं जिसको भूल कर मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, उसे फिर से याद करना पड़ेगा और वो यादों को, उन बुरी यादों को, वो अधूरी प्रेम को वो क्यों याद करे, क्यों उधेड़े। इससे तो अच्छा यही है कि वह औरों की आत्मकथाएँ सुनता रहे और अपनी भोली आत्मकथा को मन में ही छिपाए रहे। बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा है, आत्मकथा लिखने से अच्छा है कि मैं दूसरे की आत्मकथा को सुनता रहूं और अपनी भोली आत्मकथा को क्या करूं, मन में ही छिपाए रहूं। अभी तो उसने ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं पाई कि जिसके बारे में कुछ लिखे।
उनका कहना है कि वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखेगा, क्योंकि अभी तक उसने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसके बारे में वो कुछ लिख सके। अभी तो उसके जीवन में मौन पीड़ाएं सोई पड़ी हैं जो आत्मकथा में मुखरित हो पड़ेंगी। उनका कहना है कि उनका जीवन जो है वो पीड़ाओं से भरा हुआ है। अगर वो आत्मकथा लिखने बैठ जाते हैं तो जो चुपचाप एक कोने में, हृदय के एक कोने में उसकी जो पीड़ा है, उसकी तकलीफ़ जो है वो दबी हुई है, वो क्या होगी, आगे आ जाएगी और वो मुखरित हो पड़ेंगी और फिर से वो पीड़ा जाग जाएंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मकथा से लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अगर आत्मकथा लिखूंगा तो दुख से भर जाऊंगा, तकलीफ़ से भर जाऊंगा। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी जो है आत्मकथा जो कविता लिखे हैं वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि उसका जीवन किस तरह से है, क्योंकि बोल रहे हैं कि उनके दोस्तों ने उसे प्रेरित किया है आत्मकथा लिखने के लिए और वो आत्मकथा में अपनी जीवन की व्यथा को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो चौथा चैप्टर है, चौथा पार्ट है आपका जयशंकर प्रसाद का, वो पूरा होता है यहाँ पे आत्मकथा। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे एमसीक्यू के माध्यम से अगले मैराथन में मैं लाऊंगी। सारे जो आपके कविता हैं उससे संबंधित सारे एमसीक्यू को एक जगह करके महामैराथन क्लास शुरू किया जाएगा। अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये पार्ट 5 है, चैप्टर 5वां है, उत्साह अट नहीं रही। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग उत्साह अट नहीं रही कविता का पाठ करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो परिचय है, जीवन परिचय, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है उनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में। कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके कि उनका जन्म कहाँ हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो बंगाल के महिषादल में हुआ था और 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वो रहने वाले कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश के जिला है उन्नाव। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वो निवासी कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के किस जिला के? तो उन्नाव जिला के। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, खुद से पढ़ा और संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का इल्म हासिल किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। उनकी रुचि जो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वे संगीत में भी रुचि रखते थे और दर्शन शास्त्र में भी अत्यधिक वो गहरे रुचि रखते थे और उसको पढ़ते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उसकी विचारधारा में किसके दर्शन मिलते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का दर्शन मिलता है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। उनके जीवन के बारे में, अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो उनका जीवन कैसा था? दुख और संघर्ष से भरा हुआ था और उनके अपने लोगों की जो असामयिक मृत्यु हो गई थी, उनके चलते वो अंदर से टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। लगातार उन्होंने साहित्यिक मोर्चे पे संघर्ष किया है। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? तो इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ बनते हैं कि 1961 में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, यहाँ से प्रश्न एक आने हैं दोस्तों कि मिलान करने के लिए दे देगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दे देगा, देव साहब का देगा, तुलसीदास का दे सकता है, फिर आपका जो सूरदास का है उनके जो दोहे हैं उनको निकाल के दे देगा, उनकी कविता को दे देगा, क्या और मिलान करने के लिए दे देगा किसका किसका है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा कि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। यहाँ से प्रश्न दे देगा कि कुकुरमुत्ता जो है किनकी रचना है, दे दिएगा आपका ऑप्शन निराला का या जयशंकर प्रसाद या देव या तुलसीदास। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से आपके आंसर एनी हाउ सही होंगे। उपन्यास है उनका, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति क्या है? अविस्मरणीय है, यानी ना भूलने वाली है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला जो रचनावली है
उसमें 8 खंड है और उनका संपूर्ण साहित्य उसमें प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? तो विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। बोलते हैं कि उनमें उनकी रचनाओं में दर्शन भी मिलता है, विद्रोह की भावना भी मिलती है, क्रांति भी है और प्रेम की भावना भी है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। उनके जो विद्रोही स्वभाव हैं वो उनकी कविता में झलकते हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। अभी हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन परिचय के बारे में जाना। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ पे हुई, इन सब पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास करना है और एग्ज़ाम के समय में पेपर को एकदम हल्के में लेना है, तो सबसे पहले आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते जो मेन पॉइंट है उसको बस कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। वन लाइनर में नोट डाउन करते जाइए। यहाँ का जीवन परिचय में आपके मेन पॉइंट कितने बनेंगे? 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8। अगर आप इसको लिखते जा रहे एग्ज़ाम के टाइम में, बस उसी को एक बार उसको दोहरा लें, उसका रिवीजन कर लें। कहीं से भी प्रश्न आपके छूटने की कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे। सारे प्रश्न आपके एकदम से सही बनेंगे। इस बात को याद रखिए, ये एक की पॉइंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने का। चलिए अब हम लोग कविता का पाठ करते हैं। कविता को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो कविता है, उत्साह। बादल गरजो घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस कविता में कवि का जो भाव है, जिस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है, उसको हम लोग समझेंगे भावार्थ के जरिए। कविता का भावार्थ होगा दोस्तों कि ये जो उत्साह है, ये कैसी कविता है? छायावादी कविता। यहाँ से प्रश्न आएंगे कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका उत्साह कविता किस प्रकार की कविता है? तो किस प्रकार की कविता है उत्साह? तो छायावादी कविता। यहाँ से आपके एक प्रश्न बनते हैं। इनमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। बादलों के ज़रिए, बादलों का उदाहरण देके वो किनके बारे में वर्णन कर रहे हैं? तो मानव के उत्साह का वर्णन कर रहे हैं। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर लें, और ऐसा होता भी, जब बादल आते हैं तो देखते होंगे आप लोग कि बादल क्या करता है? पूरे आसमान को एकदम घेर लेता है। उसी तरह कहते हैं कि कवि कहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले, वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर ले, वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। कवि क्या कह रहे हैं कि बादलों के माध्यम से बोल रहे हैं कि मानव ऐसा हो जाए, मानव का उत्साह इतना बढ़ जाए कि वो क्या करे? पूरी दुनिया को, पूरे आसमान को घेर ले, और क्या करे? वो ऐसा काम करे कि पूरी धरा पर उनका नाम हो, उसका विद्युत छवि बने। वह कवि के समान क्या हो जाए? पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को ऐसे कर्म करे उत्साह के साथ कि संसार में एक नया जोश आ जाए। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह कुछ ऐसा कार्य करे जहाँ पीड़ा हो, पीड़ा खत्म हो जाए, यानी कि सेवा का काम करे। वह जो मानव है, दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए उसकी सेवा करे और संसार को क्या करे? अपने सेवा भाव से संसार को शीतलमय कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करें। गरज गरज कर कहने का अर्थ है कि वो आगे बढ़कर अपने उत्साह के साथ गरीबों को, जो मजबूर है, जो बेसहारा है, उनकी मदद करे, अपने देश को क्या करे? आगे बढ़ाए, अपना हर काम ऐसा करे जिससे क्या हो? पूरी दुनिया में नाम हो। चलिए आगे देखते हैं कविता। ये जो कविता है, कविता अट नहीं रही, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई है। अट नहीं रही आभा फागुन कीर्तन,
सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो हम लोगों ने दोस्तों कविता का पाठ किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता को पढ़ा। अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझेंगे कि जो कवि हैं वो इस कविता के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हम लोगों को, मानव जाति को। हर कवि का एक संदेश होता है कविता के माध्यम से मानव जाति के लिए। तो देखते हैं इस कविता के भावार्थ क्या हैं और इस कविता में कवि हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। ये जो कविता भी हम लोगों ने पढ़ा उस कविता में किसका वर्णन किया गया था? फागुन माह की मस्त और शोभा और मनमोहक वर्णन किया गया। उसकी शोभा की, उसकी मस्ती की, मनमोहक वर्णन किया गया है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं रंग बिरंगे फल उगे हैं। हर जगह शोभा ऐसी खिली है कि वह समाये नहीं समा पा रही, बाहर झलक रही। इस कविता में कवि का जो भावार्थ है दोस्तों कविता का, कि फागुन मास की मस्ती के बारे में बताया गया है कि फागुन में शोभा इतनी अधिक होती है कि वह समा नहीं पाती है। हवाएं जो है बहुत ही मादक हो जाती हैं, यानी कि वो हवाएं जो है वो ऐसी नशीली हवाएं बहती हैं कि उसमें गगन में सभी पक्षी उड़ते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो लाल हरे पत्ते उगाते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं कि रंग बिरंगे फल उग जाते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है और फूलों से फलों से चारों तरफ वृक्ष भर जाते हैं और शोभा ऐसी लगती है, इतनी खूबसूरत प्रकृति की शोभा दिखती है कि जैसे लगता है कि बाहर झलक रही हो। इसमें मेन है दोस्तों कि फागुन मास की जो खूबसूरती है, मस्ती है, उसके बारे में वर्णन किया गया। अगला जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पाठ 6 है और ये नागार्जुन का कविता है। नागार्जुन इसके कवि हैं और यह कविता है यह दंतुरित मुस्कान फसल। ये कविता नागार्जुन की लिखी हुई है। तो नागार्जुन साहब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। नागार्जुन जी जो थे वो बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में सन 1911 में जन्मे थे। तो नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था, किस जगह में हुआ था, किस ज़िले में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो बिहार के दरभंगा ज़िले में कहाँ पे हुआ था, किस गांव में? तो सतलखा गांव में हुआ था 1911 ईस्वी में। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि नागार्जुन का जो मूल नाम था वो क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वो बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 वर्ष प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। यानी यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि 1936 में वे कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। और श्रीलंका में वो किस धर्म से दीक्षित हुए? तो बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। उसके बाद 1938 में वो देश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। उनका स्वभाव जो नागार्जुन का था वो घुमक्कड़ टाइप का था, वो पूरे घूमते थे और संपूर्ण भारत की यात्रा उन्होंने कई बार की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ था, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 1998 में उनका देहांत हो गया था। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उपन्यास के साथ साथ अनेक गद्य पाठ भी उन्होंने लिखे हैं। उनका संपूर्ण जो कृतित्व था नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है।
उन्होंने जितना भी लिखा है वो सारी नागार्जुन रचनावली के 7 खंड है उसमें प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। तो पुरस्कार से संबंधित यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि नागार्जुन को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे दिया गया हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। चूँकि वो बिहार से थे तो बिहार में उन्हें पुरस्कृत किया गया राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि किस भाषा के लिए, भाषा में कविता लिखने के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो मैथिली। यहाँ याद रखने वाली पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। यानी कि इनके साहित्य का जो मुख्य आकर्षण था वो उनकी भ्रष्टाचार से संबंधित था, राजनीतिक स्वार्थ से संबंधित था और समाज की पतनशील स्थितियों से संबंधित रहता था। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत सारे कवि का नाम दे देगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, देव, उनमें से कहे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर जो है वो नागार्जुन को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस हैं। छायावादोत्तर दौर के ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। इनकी जो कविता है वो गांव के चौपाल से लेकर साहित्यिक दुनिया में भी एक समान लोकप्रिय रही है। नागार्जुन जी जो हैं वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं, यानी लोगों के कवि हैं, मानव के कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं की व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने काव्य में छंदों तथा मुक्त छंदों दोनों में रचना की है। छंद और मुक्त छंद दोनों में इन्होंने रचना की है। नागार्जुन का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों। अब हम लोग उनकी कविता को पढ़ेंगे। कविता का जो शीर्षक है वो है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में कभी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफलिका के फूल। बाँस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो नागार्जुन की कविता है उनको पढ़ा। अब उनके भावार्थ को समझेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं। इस कविता में दोस्तों वात्सल्य की भावना को दर्शाया गया है। वात्सल्य रस की ये कविता है। इसमें एक ऐसे शिशु का चित्रण किया गया है जिसका दांत निकल रहा है और उसकी मुस्कान कैसी है, मनमोहक है। कवि जो है बच्चे की मुस्कान पर इतना मुग्ध हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं, कहते हैं कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। एक बच्चे की जो दांत निकलते हैं वैसे बच्चे की मुस्कान उसको इतना मुग्ध कर देता है, इतना ज़्यादा आकर्षित करता है कि वो कहते हैं कि अगर बच्चा इस तरह से हंसे तो मुर्दे भी क्या हो, उसमें जान आ जाए। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों और बांस बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। कह रहे हैं कि जब बच्चा खेल कर धूल गर्दा से लिपटा हुआ आता है तो लगता है कि मानो झोपड़ी में क्या हो रहा है, कमल खिल उठा है और बांस बबूल का पेड़ों में क्या होता है, शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघल कर जलधारा बन जाए। यानी बच्चे की जो मुस्कान है वो इतनी अच्छी है, इतनी आकर्षित है कि उसकी मुस्कान को देखकर क्या होगा, पत्थर भी पिघल जाएगा और कैसा बन जाएगा, एक पानी की धारा बन जाएगी, जल की धारा बन जाएगी। दांत निकालते शिशु ने पहली बार में
कवि को नहीं पहचाना, परंतु जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह पहले तो कवि को कनखियों से देखने लगा, फिर नज़रें मिलने पर मुस्कुराने लगा। कवि कह रहे हैं कि कवि को जो दांत निकलता वो बच्चा है वो पहले नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसकी माँ ने कवि से उसे परिचय कराया, उसके बारे में बताया, तो कवि को क्या किया, वो कनखी से देखने लगा, यानी एकदम किनारे आँख से देखने लगा। और जब नज़रें मिलने लगी तो वो क्या करने लगा, मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट सचमुच प्राणवान है, और उसकी मुस्कुराहट ऐसी है जैसे इंसान में क्या ला दे, नई जान ला दे। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो कवि हैं वो एक बच्चे की मुस्कान को बता रहे हैं कि उसकी मुस्कान कितनी मासूम है, कितनी निर्भीक है, कितना बेमिसाल है कि वो ऐसा हो कि मरते हुए इंसान में भी क्या करे, जान ला दे, एक मुर्दे में भी जान ला दे, और सभी लोग अपनी सारी दुख मुसीबत को भूलकर उस बच्चे की मुस्कान में खो जाएं। तो यहाँ मुस्कान की तारीफ़ की गई। मुस्कान की अहमियत को कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। अगला कविता है दोस्तों, कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ पे दोस्तों फसल नामक कविता में कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके भावार्थ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता के माध्यम से, फसल नामक कविता के माध्यम से जो कवि हैं, कवि ने दोस्तों इस कविता के माध्यम से हवा, पानी और भूमि, धूप और मानव श्रम के योगदान पर प्रकाश डाला कि हवा, पानी, जो ज़मीन है, जो धूप है, जो मानव का श्रम है, जो मानव क्रियाकलाप करते हैं, उसका योगदान क्या है। कवि कहता है कि फसलों के उगने में किसी एक भूमि का नहीं बल्कि सभी भूमियों की भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान है। कवि कह रहे हैं कि फसल ऐसे ही नहीं उग जाता है, फसल को उगने में क्या होता है, भूमि की भिन्न भिन्न जमीन की अलग अलग मिट्टियों का योगदान होता है। इनके उगने में सभी नदियों के जल का तथा करोड़ों किसानों के श्रम का योगदान है, उनकी मेहनत का योगदान है। कह रहे हैं कि फसल यूं ही नहीं उग जाता है, उसमें ज़मीन ऐसे ही फसल को नहीं उगा देती, उसमें अलग अलग मिट्टियों का योगदान होता है, उसमें सभी नदियों के जल का योगदान होता है, करोड़ों करोड़ों किसानों के मेहनत का योगदान होता है। ये जो फसलें हैं सूर्य की धूप और हवा की थिरकन पाकर फूलती फूलती हैं। यानी कि फसल कैसे तैयार होता है, उसमें कितने लोगों का श्रम होता है, कितने लोगों का मेहनत होता है, किन किन चीज़ों के मिलने से फसल तैयार होती है, किन किन का योगदान होता है। यानी यहाँ पे योगदान के बारे में बता रहा है कि कोई चीज़ तैयार होती है, अंतिम वस्तु, तो उसमें किन किन लोगों का योगदान होता है, उसके बारे में फसल कविता के माध्यम से समझाया गया है कि इनमें धूप, पानी, हवा, मिट्टी और मानव श्रम सभी का योगदान बराबर होता है, तभी जाकर क्या होते हैं कि फसल फलती है, फूलती है। अगला जो पाठ है दोस्तों, 7वां पाठ है, वो छाया मत छूना मन। गिरिजा कुमार माथुर का ये कविता लिखा हुआ है। उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जीवन परिचय के बारे में जान लेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से प्रश्न 1 से 2 बनते हैं, तो जीवन परिचय को पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम लोग जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं जीवन परिचय गिरिजा कुमार माथुर जी का। मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों ने हिंदी रखा है और तो हिंदी का सिलेबस आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप लोग ये सारे जो क्षितिज भाग 2 है और कृतिका है, इनमें जितने टॉपिक दिए गए हैं आप लोग उसको पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार, तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ महामैराथन का क्लास शुरू किया है। एक ही क्लास में आपके सारे कवि परिचय और उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, कविता है आपके सिलेबस में, वो सारे को यहाँ पे कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और उनके भावार्थ को भी साथ में समझा दिया जाएगा, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कर चुके हैं। अब हम लोग अभी देखेंगे 7वां, और इसमें हम लोग सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे गिरिजा कुमार जी का। तो देखते हैं गिरिजा कुमार जी जो हैं वो माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में
मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के कहाँ? तो गुना में। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1918 में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के गुना में। प्रारंभिक शिक्षा जो है झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन 1994 में हुआ। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। उसके बाद आपके यहाँ इम्पोर्टेंट जो एक और प्रश्न बनते हैं वो है उनका निधन कब हुआ। गिरिजा कुमार माथुर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। जन्म कैद नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, आलोचना के रूप में लिखा गया है। तो जब उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, कभी मिलान करने के लिए दे सकता है या फिर इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो ये जो आपके पाठ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रचनाओं को 1 से 2 बार आप लोग पढ़ के उसे याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न 1 आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए दोस्तों, नई कविता के जो कवि हैं गिरिजा कुमार जी माथुर, वो रोमानी मिजाज के कवि हैं। पूछा जा सकता है कि किस मिजाज के कवि हैं गिरिजा कुमार जी? तो रोमानी मिजाज के हैं। और वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। वे मौलिकता तो अपने कविता में डालते हैं, लेकिन विलक्षणता को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। गिरिजा कुमार जी जो हैं वो मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं और कविता में क्या करते हैं? संगीतमाकता का गढ़ डाल देते हैं, उनमें संगीतमय लय को डाल देते हैं। भाषा के 2 रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोल चाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो ये रहा आपका गिरिजा कुमार जी का जीवन परिचय। यहाँ से आप लोगों ने देखा कि कब उनका जन्म हुआ, कब निधन हुआ और कहाँ उनका जन्म हुआ, और फिर उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। प्रमुख रचनाओं को भी हम लोगों ने देखा जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और वे किस मिजाज के कवि थे? तो रोमानी मिजाज के थे। उनमें उनकी जो कविता में संगीतमय लय थी और वो क्लासिक मिजाज की भी कविताएं लिखते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद कविता के भावार्थ को समझेंगे। इनकी कविता जो है उसका शीर्षक है दोस्तों, छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात अपने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि मानव को अपनी पुरानी यादों से बचने चाहिए और बड़े बड़े सपनों से, क्योंकि ये जो पुरानी यादें हैं और बड़े बड़े सपने हैं ये बड़े बड़े दुख भी दे जाते हैं। तो देखिए कविता में इन्हीं सब बातों का समावेश किया गया है। कविता का ये भावार्थ क्या है देखिएगा। इस कविता में जो कवि हैं दोस्तों उन्होंने कहा कि मनुष्य को क्या से बचना चाहिए? छायाओं से बच के रहने की प्रेरणा दी है। और ये छायाएं क्या है? पुरानी यादें हैं और बड़े बड़े सपने हैं। उन्होंने जिस छाया के बारे में बताया है वो क्या है? पुरानी यादें और बड़े बड़े सपने हैं। कवि कहते हैं कि पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से क्या होता है? दुख बढ़ते हैं।
कवि कह रहे हैं कि ये जो पुरानी यादें हैं, बड़े बड़े सपने हैं, वो मनुष्य को क्या करते हैं, दुख को बढ़ाते हैं। माना कि जो पुरानी यादें होते हैं बहुत सारी सुहानी होती है, उनकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए क्षण जो है वो पुनः जीवित हो जाते हैं, जैसे मानो अभी अभी हो रहे हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताज़ा कर जाते हैं। जो हमारे अंदर अभाव है, जो हमारी ज़िंदगी में अभाव है जिस चीज़ की, वो क्या करते हैं, मन को कुरेद कर तरोताज़ा कर जाते हैं। इसलिए उनसे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, पुरानी यादों से बचना चाहिए। इस संसार में यश, वैभव, मान, संपत्ति सब सपने हैं, छायाएं हैं। सपनों को उन्होंने क्या नाम दिया, छाया का नाम दिया है, जो क्या है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। कवि का कहना है कि जो बड़े बड़े सपने हैं वो इस दुनिया में क्या है, यश वैभव को अगर पाना है तो ये अवास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, जो पूरा नहीं हो सकता, जिसका सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। इनका कहना है कि प्रभुता को हासिल कर लेना क्या होता है, एक मृग तृष्णा के समान बेकार होता है। जैसे अगर कभी हम लोग अगर कवि का यहाँ पे कहना है दोस्तों कि जो हर सुख में क्या होता है, एक दुख छिपा होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमें अभी बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस सुख में भी क्या होता है, एक दुख होता है। इसलिए सपनों में जीने की बजाय हमें कहाँ जीना चाहिए, यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी वास्तविक जीवन जीना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। यहाँ मेन मकसद कवि का मानव से यही है कि अगर आप लोग कल्पना में जी रहे हैं, पुरानी यादों में जी रहे हैं, तो वो क्या है, वर्तमान में वो व्यर्थ है। अगर हमें वर्तमान को खुश बनाना है तो वर्तमान में जीना है, और जो बीत चुका है उसे हमें भूल जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए और वर्तमान में आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने दोस्तों देखा, इस चैप्टर में कवि के जीवन परिचय को जाना, समझा, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको भी हम लोगों ने नोट डाउन किया है। आप लोग भी नोट डाउन वहाँ कर लीजिए। और कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को समझने की कोशिश की है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर किसी को कहीं पे और भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों जो कविता है क्षितिज भाग 2 का, उनमें से हम लोगों ने 7 पद को पढ़ लिया है। उनके कवि के जीवन परिचय से हम लोग परिचित हुए हैं, भावार्थ को समझ लिया है। अब हम लोग करेंगे 8वां जो पाठ है, 8वां चैप्टर है कन्यादान। ऋतुराज का कविता है, ऋतुराज का लिखा हुआ, इनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग ऋतुराज के जीवन परिचय से परिचित होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 1 से 2 ज़रूर है। आइए दोस्तों, कवि परिचय से हम लोग परिचित होते हैं, ऋतुराज के जीवन परिचय को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ऋतुराज जी जो है, उनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में भरतपुर में। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे कि जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब निवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक वरनधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। ऋतुराज जी जो हैं सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सोमदत्त पुरस्कार जो होता है, परिमल सम्मान होता है, ये सारे जो पुरस्कार हैं ऋतुराज जी को मिल चुके हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे कि ऋतुराज जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपनी लेखनी का विषय बनाया है। अपनी जो कविता है उसमें किनको ये महत्व दिए हैं, तो मुख्य धारा से जो हटे हुए हैं, कटे हुए लोग हैं, हाशिए पे हैं, तो वैसे लोगों के लिए इन्होंने चिंताओं को जाहिर किया है और उसी को विषय बनाकर उन्होंने अपने कविता को लिखा है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है।
ऋतुराज जी जो हैं उनका जो कविता का मुख्य जो आशय रहता है, मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, वो होता है समाज से हटे हुए लोग, कटे हुए लोग, हाशिए पर जो लोग हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उनकी जो दैनिक जीवन का यथार्थ है, सच्चाई है, और उसके जीवन में जो डेली रोज़मर्रा में घटित होती हैं सामाजिक शोषण से संबंधित घटनाएं, विडंबनाएं, उन सब पर ये कविता लिखते हैं, उन सबको अपनी कविताओं में मुख्यतः से जगह देते हैं। यही कारण है कि इनकी जो कविता होती है उसकी भाषा क्या होती है, लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। जो ऋतुराज जी हैं उनकी कवि की जो भाषा शैली है वो बहुत ही लोक प्रचलित हिंदी को लोहे जैसी टंकार देने में सक्षम है। उनके शब्द अत्यंत सरल होते हुए भी मर्म को भेदने की शक्ति रखते हैं। उनका भाषा प्रयोग सचेत और दूरगामी है। उनका जो कह रहे हैं कि इनकी भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा दूरगामी है और किसी के भी मन को बहुत जल्दी छू लेती है और उनके मर्म को स्पर्श करती है। उनके जो मार्मिक स्थान है उसी को वो भेदने की कोशिश करते हैं। उतनी शक्ति उसके कविता में होती है, उनकी भाषा की शैली में होती है। तो मिला जुला के जो ऋतुराज जी हैं वो सामाजिक शोषण, विडंबना और हाशिए के लोगों को ध्यान में रखकर उनकी कठिनाइयों, उनके शोषण को, उनके दर्द को अपनी कविता में बयान करते हैं, अपनी कविता में वो जगह देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग कविता कन्यादान को पढ़ते हैं, उसके बाद उनके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ किन्हीं को कुछ दिक्कत हो दोस्तों तो हमारे जो व्हाट्सएप हैं वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके अपनी अगर कुछ समस्या है तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर ध्यान दिया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो हमसे पढ़ाई के मामले में जुड़ा हो या अन्य समस्या हो, आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कविता कन्यादान। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ऋतुराज जी का जो ये कविता है कन्यादान बहुत ही मार्मिक है, दिल को छूने वाला है। इसमें उन्होंने एक माँ की व्यथा को बयान किया है कि जब वो कन्यादान करती हैं अपनी बेटी का तो किस पीड़ा से गुजरती हैं। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय जो लड़की की माँ का दुख है बहुत ही वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। वह सचमुच दुखी थी क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, क्योंकि कन्या उसकी बेटी से बड़ी उसके लिए क्या पूंजी हो सकती, वही एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह दुख सुख अपना बांट सकती थी। उसकी लड़की जो है अभी भोली और सरल, उसकी जो लड़की थे जिसे अभी उन्होंने कन्यादान किया वो बहुत ही भोली भाली थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी, उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि ये जो कवि हैं समाज की जो पुरुष प्रधान समाज का जो बंधन है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर जाहिर किया है कि समाज में किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ थी। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। कह रही है कि जो बेटी है उसकी भोली भाली तो है लेकिन विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास था, क्योंकि वो लड़की थी और बड़ी हो गई थी तो इसलिए उसे विवाह के जो सुख होते हैं उसका एहसास तो था, लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद जो झंझटें शुरू होती, दुख शुरू होते हैं उसका ज्ञान उसे बिल्कुल नहीं था। उसे पारिवारिक जीवन का ज्ञान नहीं था, उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे नहीं पता था कि इस विवाह के बाद जो सुख मिलेंगे उसके बाद जो दुख मिलेंगे वो कैसे होंगे, इनका ज्ञान उसको नहीं था। यानी सुख में छिपे दुखों का समझ उस बच्ची को नहीं था। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पर्श से प्रकाश का एहसास था। वो सिर्फ एक पहलू जान रही थी वैवाहिक जीवन का, दूसरा पहलू वो क्या था उसे अस्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था, उन्हें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं था। अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। वो सुख की एक कल्पना कर रही थी कि शादी के बाद हमें ये सुख मिलेगा, लेकिन वो अस्पष्ट था, स्पष्ट रूप से
पता नहीं था। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों पढ़ना तो जानती थी, आशय यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। कह रही कि उसकी जो बेटी है वो बहुत ही भोली भाली है। उन्हें अगर कविता पढ़ने दे दिया जाए तो वो पढ़ तो सकती हैं, लेकिन उसकी समझ उस कविता की नहीं, सिर्फ पढ़ना वो जानती। इससे आशय यही लगाया जाता है कि वो जो लड़की है उसकी, जिनकी कन्यादान अभी उन्होंने किया है, उसे विवाह के सुरीले और जो मोहक पक्ष होते हैं उसके बारे में सिर्फ पता है, और वो काल्पनिक सुख में जीती है कि इस तरह के सुख हैं, लेकिन सुख में छिपे हुए दुख को वो नहीं समझ पा रही। अब काव्यांश 2 का जो भावार्थ है उसको हम लोग कन्या की जो माँ है, जिन्होंने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख दी, बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर न रहना। वो अपनी बेटी को कह रही हैं कि ससुराल जाकर क्या करना, अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना, इतराना नहीं, दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न न रहना। ने शीशे में अपना चेहरा देखकर बस खुश नहीं रहना कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। गुण आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आँखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। माँ जो है अपनी बेटी से बार बार कह रहे हैं कि जो घर गृहस्थी के बंधन में बांधने का जो अस्त्र होता है वो क्या होता है, सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने होते हैं जो ससुराल से तुम्हें दिए जाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, शब्द जाल जो होता है उसी की तरह ये भी होते हैं कि तुम्हें कपड़ों और गहनों के जाल में फंसा के रखेंगे और भ्रम पैदा करेंगे तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं ससुराल वाले, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं कर, तुम्हें क्या करेंगे, तुझे सिर्फ कोलू में जोतते रहेंगे। इसलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। माँ कह रही है कि तू मन से जो है लड़की की तरह ही भोली भाली सरल और निश्चल रहना, लेकिन जो तुम्हारा बिहेव होगा, व्यवहार होगा, वो सावधानी से रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। बोल रही है बेटी से कि तुम इतनी भी सीधी भोली और सरल बनकर नहीं रहना जिससे लोग तुझे क्या करेंगे, मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। तो यहाँ पे कवि ने समाज को एक दर्पण दिखाया है, जिसमें किस तरह से हाशिए पर रहे लोगों को, बेटी को किस तरह से ससुराल में उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उनसे काम करवाया जा रहा है, उससे छला जा रहा है। तो माँ इसे सीख दे रही है अपनी बेटी को कि तुम मन से तो भोली भाली रहना, लेकिन व्यवहार से सावधान रहना और किसी को ऐसा मौका ना देना कि तुम्हें मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करें। वो अपनी बेटी को एक सीख दे रहे हैं, और कवि जो है इस कविता के माध्यम से समाज को एक सीख दे रहे हैं। बेटी और माँ और बेटी के ज़रिए दे रहे हैं सीख कि किस तरह से हमें समाज के जो अत्याचार है उससे बचना है, समाज के गलत विचारों से बचना है, और हमें किस तरह से मजबूत रहना है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों जो क्षितिज भाग 2 है उसमें जो पद से संबंधित सिलेबस हैं आपके, वहाँ हम लोगों ने 9 पार्ट पढ़ने हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक 8 पार्ट पढ़ लिया है इस महामैराथन क्लास में। तो आज इस सेशन में हम लोग ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा लास्ट चैप्टर 9 होगा, संगतकार, जो मंगलेश डबराल का लिखा हुआ कविता है। तो मंगलेश डबराल जो हैं उनके जीवन से हम लोग थोड़ा सा परिचित होते हैं कि जीवन परिचय से क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं। तो हम लोग पहले मंगलेश डबराल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। और नेक्स्ट मैराथन क्लास में दोस्तों जितने भी पद के चैप्टर हैं 9 तक, उनसे संबंधित जितने भी MCQ होते हैं उन सारे MCQ को लेकर हम लोग एक महामैराथन क्लास में आएंगे। इसके बाद आप लोगों को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं कविता को और फिर जो मैं MCQ देने जा रही हूँ उसको आप लोग पढ़ लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपके 100 में आपके 99% मार्क्स पूरे आ जाएंगे, अगर आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आइए कवि परिचय से हम लोग परिचित होते हैं, मंगलेश डबराल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मंगलेश डबराल जी जो हैं उनका जन्म 1948 में टिहरी गहलवाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था।
बार बार मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोग कवि पढ़ते हैं, कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कवि का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस गांव में हुआ था, इसको जानना बहुत ज़रूरी। तो ये आपके जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी तो वो देहरादून में हुई थी। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। आजकल वो कहाँ जुड़े हुए हैं, तो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश जी जो हैं वो एक तरह से अनुवादक के भी काम करते हैं, उनमें भी इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रसिद्ध है। और मंगलेश जी जो है उनकी कविताओं की भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जो है अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी आदि भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। और देखिए विदेशी भाषाओं में भी इनकी जो कविता है वो प्रकाशित हो चुकी है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। ये जो कविता लिखे हैं इसकी ज़्यादातर कविताओं में दोस्तों सामंती बोध है, सामंतवादी व्यवस्था को दर्शाया गया, और पूंजीवादी जो छल है उनका भी प्रतिकार किया गया है। वे यह प्रतिकार किस तरह से करते हैं, किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। कवि की जो भाषा शैली है क्या है, डबराल जी की भाषा विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित होती हुई भी शांत और सुस्थिर है। डबराल जी का जो भाषा है वो विरोध और प्रतिपक्ष से संबंधित है। उनका बहुत सूक्ष्म वैचारिक है। वे बाहरी नारेबाजी, हुल्लड़बाजी और मुट्ठियाँ भींचने से दूर है। हम लोगों ने डबराल जी का जीवन परिचय भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उनके कविता को हम लोग पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है संगतकार। देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य नायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो कुछ गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझ जाना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कविता के पाठ को पढ़ा। अब कविता के भावार्थ को हम लोग समझेंगे। कविता का भावार्थ इसमें क्या है, डबराल जी ने यहाँ पे संगतकार में क्या क्या कविता के माध्यम से कहा है। तो ये जो संगतकार कविता है दोस्तों, सम्मान से वंचित सहायकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। सम्मान जिसको नहीं मिला है, सहायक को जिनको मिलना चाहिए, उसके महत्व को, इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डाला है। जब मुख्य गायक है अपनी भारी भरकम आवाज़ में गाता है तो उसका संगतकार अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता है।
वह हमेशा से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे को गाते गाते जटिल तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम को लांघ कर अनहद ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगीतकार ही क्या करता है, अस्थायी पंक्ति को पकड़े रहता है। जब कभी मुख्य गायक तार सप्त गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसकी आवाज़ बिखरने लगती है, तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज़ को बल देता है। यहाँ पे जो कवि हैं दोस्तों, उन्होंने जो संगीतकार का सहायक होता है उसके महत्व को दर्शाया है कि किस तरह वो संगीतकार का साथ देता है और उसके द्वारा जो उतार चढ़ाव होता है उसमें वो कितना स्वर मिलाता है और एक बैलेंस बना के किस तरह से रखता है, उस चीज़ को यहाँ पे बयान किया गया है। उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए विश्वास को वापस लौटा ले आता है और उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली न हो जाए। वो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता है सहायक की उसकी आवाज़ जो है वो मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली न हो जाए। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं, मनुष्यता समझनी चाहिए, यह उसका त्याग है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सहायक अच्छा नहीं गा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सहायक जो संगीतकार है उसकी आवाज़ से आगे इसकी आवाज़ न हो जाए, इसलिए ये क्या करते हैं, अपना त्याग करते हैं और संगीतकार को ही आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो ये एक बड़ा महामैराथन क्लास था हिंदी का, क्षितिज भाग 2 का, हम लोगों ने अभी तक इस महामैराथन में पार्ट 2 तक हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो उसका तो आप लोग लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जो लोग आज इस महामैराथन क्लास को देख रहे हैं तो देख रहे होंगे कि हमने तीसरा चैप्टर से हमने शुरू किया है। तो जो पहले नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और जाकर पहले जो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं उसको देख लें। और इस महामैराथन क्लास में हम लोगों ने जो 3 से लेकर 9 तक के पाठ को पढ़ा है, भावार्थ को समझा है, उसको पढ़ें और समझें और नोट डाउन करते जाएं। जहाँ जहाँ हमने पॉइंट को अंडरलाइन किया है उस पॉइंट को लिखें और उसी को बार बार पढ़ें, रिवीज़न करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो पॉइंट हमने नोट डाउन करा दिया है, अंडरलाइन करवाया है, उसी से प्रश्न आए और आप लोग से बन जाएं। तो आप लोगों के लिए दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से तैयारी करें और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब इस बार हम लोग MCQ लाएंगे हिंदी का, जितना भी हमने पढ़ा दिया है 9 पार्ट, उससे संबंधित जितने भी MCQ बनेंगे और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसको लेकर महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप ही लोग की डिमांड है कि जो हिंदी का क्लास है वो पूरा करा दिया जाए सिलेबस को, तो हम जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमसे बने रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारे चैनल पे आज नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।